हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.50 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। द पोटेंशियल V इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप प्लस बी वाई के कैप इज, यानी आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वेक्टोरियल फॉर्म में और उसकी हेल्प से आपको पोटेंशियल को एक्स वाई जेड के टर्म्स में प्रेजेंट करना है। ए और बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में यूज हुए हैं वो कांस्टेंट्स हैं और आई जे के थ्री डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए। सो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है, एक बार आप ध्यान से देखें। ये इक्वेशन है ई वेक्टर इक्वल टू ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप और थर्ड टर्म है बी वाई के। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप प्लस बी वाई के कैप के फॉर्म में। अब यहां पर ध्यान दें कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। यह होता है माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाई डेल जेड के कैप। सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो इनको कंपेयर करने पर मुझे मिलेंगे तीन इक्वेशंस। वो कुछ इस तरह से होंगे माइनस डेल बी बाई डेल एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस डेल बी बाई डेल वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जेड और माइनस डेल बी बाई डेल जेड इक्वल टू बी वाई। मैंने आई जे और के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये तीन इक्वेशंस बनाई हैं। एक चेंज यहां पर और कर देते हैं, इस माइनस को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देते हैं। सो ये तीन इक्वेशंस कुछ इस तरह के फॉर्म में आपको मिलेंगी। अब हमें इन तीनों की हेल्प से पोटेंशियल के लिए फंक्शन क्रिएट करना है। तो ध्यान दें कि अगर मैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ये ध्यान रखते हुए कि ये किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएटेड है, अगर तीन इक्वेशंस मालूम करूं v के लिए तो वो किस तरह से बनेंगे एक बार देखें। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं इंटीग्रेट करके इसे v के लिए प्रेजेंट करूं तो ये आउटकम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देते रहे। ये होगा v इक्वल टू माइनस ए वाई एक्स प्लस एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट लिखते समय ध्यान दें कि आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे इस इक्वेशन को, तो आउटकम में कांस्टेंट के इन्वॉल्वमेंट में यानी आउटकम में कांस्टेंट में कोई y का और z का फंक्शन इन्वॉल्व रह सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट में कोई y और z का फंक्शन इन्वॉल्व रहता है तो भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने पर ये इक्वेशन कन्वर्ट होके ऐसी ही बन जाएगी, यानी आपके आउटकम में y z का फंक्शन प्रेजेंट रह सकता है कांस्टेंट में। तो मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट के रूप में c1 को, और मैं जानता हूं कि c1 में इन्वॉल्व होगा एक कांस्टेंट, कोई y का फंक्शन, कोई z का फंक्शन और कोई ऐसा फंक्शन जो y और z में कंबाइंड हो। ठीक इसी प्रकार अगर मैं सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं और v के लिए एक्सप्रेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, एक बार आप नजर रखें। ये बनेगा माइनस ए एक्स प्लस बी जेड इंटू वाई प्लस एक कांस्टेंट, और इस बार कांस्टेंट में इन्वॉल्व होगा एक नंबर, और इसके अलावा चूंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना था तो इंटीग्रेशन के स्टेप में कांस्टेंट के रूप में x और z के फंक्शंस लिए जा सकेंगे। तो x का कोई फंक्शन, z का कोई फंक्शन और कंबाइंड x z फंक्शन इस टर्म में इन्वॉल्व किए जा सकेंगे। और ठीक इसी प्रकार तीसरी इक्वेशन पे ध्यान दें, इसको सॉल्व करने पर हमें यह मिलेगा, आप समझ सकते हैं सिंपल स्टेप है, प्लस एक कांस्टेंट और इसमें भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, एक x का फंक्शन, एक y का फंक्शन और एक कंबाइंड x y फंक्शन इन्वॉल्व रह सकते हैं। सो कुछ इस तरह से पोटेंशियल को प्रेजेंट किया जाएगा। एक बात यहां पर ध्यान दें, ये तीन अलग अलग v नहीं है, ये सेम पोटेंशियल को प्रेजेंट किया जा रहा है तीन अलग अलग तरीकों से। तो अब हमें ये मैच कराना होगा कि इन तरीकों को सिमिलर बनाने के लिए क्या क्या टर्म अपने फाइनल रिजल्ट में हम पिक करें।
तो अब यहां पर ध्यान दें इस स्टेप पे कि अगर मैं पोटेंशियल के लिए एक फाइनल इक्वेशन लिखूं तो मैं उसमें -aXy को मौका दे पाऊंगा। कैसे दे पाऊंगा समझें कि मेरे पहले एक्सप्रेशन में -aXy इन्वॉल्व है, दूसरे में भी इन्वॉल्व है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये सेम पोटेंशियल है, ये तीन अलग अलग आउटकम नहीं है, ये एक ही आउटकम को तीन तरह से लिखा गया है। सो इन दोनों एक्सप्रेशन में -aXy इन्वॉल्व है और तीसरे एक्सप्रेशन में XY का कंबाइंड टर्म आप यूज कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन के कांस्टेंट के अंदर इन्वॉल्व्ड टर्म से हमें पता लग रहा है, यानी जो टर्म इन दोनों में प्रेजेंट है ये कांस्टेंट उसकी प्रेजेंस को वेरीफाई कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरे एक्सप्रेशन पे आने वाले इस टर्म को तो हम ले ही चुके हैं, दूसरे टर्म को मैं इन्वॉल्व करूं तो ये -byz है। और अब ध्यान से देखें कि पहली इक्वेशन में yz के टर्म को लेना, ये फंक्शन जो कांस्टेंट में इन्वॉल्व था इस इक्वेशन को लिखते वक्त वो एक्सेप्ट कर रहा है, और थर्ड इक्वेशन में -byz का टर्म प्रेजेंट है। सो इस टर्म को हम मौका दे चुके हैं, इस टर्म को हमने मौका दे दिया, ये दोनों सेम है तो एक ही टर्म में इन्हें मौका दिया गया, ये दोनों सेम है इन्हें भी मौका दे दिया गया है। अब ध्यान दें कि जिन अदर टर्म्स की बात इन कांस्टेंट्स में कही गई थी, जैसे यहां पर ध्यान दें कि XZ के कंबाइंड टर्म को लेने को एक्सेप्ट कर रही थी सेकंड इक्वेशन अपने कांस्टेंट में, लेकिन XZ का कंबाइंड टर्म न फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में प्रेजेंट है और ना ही उनमें अवेलेबल कांस्टेंट इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इस तरह का कोई भी टर्म हमारे आउटकम में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा y का फंक्शन इस कर्व और इस कर्व में तो दिख रहा है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में y के फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक इसी प्रकार x के फंक्शन को फर्स्ट इक्वेशन में नहीं देखा जा पा रहा है और z के फंक्शन को थर्ड इक्वेशन। सो कांस्टेंट के अंदर जो फंक्शंस आए हैं उनमें किन्हें एक्सेप्ट किया जाए किन्हें न किया जाए हमें यह ध्यान देना होगा। सो फाइनल पोटेंशियल का आउटकम वेरिएबल फॉर्म में कुछ ऐसा आया है और अब एक कांस्टेंट को इसमें इन्वॉल्व करके मैं अपने आउटकम को फाइनल फॉर्म दे रहा हूं। सो कुछ इस तरह का पोटेंशियल फंक्शन बनना चाहिए और जो आउटकम है वो है -y कॉमन लेके ax प्लस bz प्लस कांस्टेंट, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। सो इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।